नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ पर मचा बवाल। नए अशोक स्तंभ में बदला गया शेर का प्रतीक चिन्ह। आरजेडी और कांग्रेस ने भी उठाए सवाल। सत्यमेव जयते न लिखना बड़ी भूल। झारखंड दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। देवघर में एयरपोर्ट और एम्स का किया उद्घाटन। कहा, शॉर्टकट की राजनीति करने वाले कभी नहीं बनाएंगे नए एयरपोर्ट, एम्स और आधुनिक हाईवे। जनसंख्या नियंत्रण के बयान पर फंसे योगी आदित्यनाथ। अखिलेश और ओवैसी ने योगी को घेरा। अखिलेश ने कहा, अराजकता आबादी से नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से उपजती है। हफ्ते के दूसरे दिन भी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 509 अंकों की गिरावट के साथ 53,887 के लेवल पर हुआ बंद। निफ्टी 158 अंक की गिरावट के साथ 16,058 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बढ़ते हैं आगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है देश के कई राज्यों में कहर बनकर टूटी बाढ़ की। भारी बारिश से देश के कुछ राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है, जिससे आम जनता त्रस्त है। खासकर बीजेपी शासित राज्यों में बाढ़ के चलते हालात इतने खराब हैं कि पानी घरों में भर रहा है और ऐसी कुछ तस्वीरें गुजरात से सामने आ रही हैं। इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा जेडीयू और बीजेपी में लंबे समय से विवाद चल रहा है और आज फिर बिहार में ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद ये मनमुटाव फिर खुलकर सामने आ गया है। वहीं जानेंगे कि पूर्व सीएम येदियुरप्पा को हटाने के लिए बीजेपी ने क्या साजिश रची थी। साथ ही गोवा में कैसे फेल हुई बीजेपी की प्लानिंग, इस पर भी करेंगे बात। इसके साथ ही जानेंगे कि हिमाचल और गुजरात चुनाव को लेकर क्या है कांग्रेस की रणनीति। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। आसाम और गुजरात में इस वक्त बाढ़ ने तबाही मचा दी है और दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है। वहीं इन राज्यों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने डबल इंजन की सरकार की पोल खोल दी है। खासकर जनता का गुस्सा गुजरात की स्थिति को देखकर ज्यादा फूट पड़ा है, क्योंकि बीजेपी देश भर में गुजरात मॉडल की तारीफों के कसीदे पढ़ती है। क्या है गुजरात के हालात, देखते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरात और महाराष्ट्र में जबरदस्त बारिश ने भारी तबाही मचाई है। गुजरात के कई हिस्सों में पिछले 4 दिनों से बाढ़ जैसे हालात हैं। गुजरात में भारी बारिश से पिछले 24 घंटे में 70 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पीएम मोदी के गुजरात मॉडल की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। इसको लेकर लोगों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर भी बीजेपी के गुजरात मॉडल पर लोग तंज कस रहे हैं। वहीं गुजरात के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में रेड अलर्ट और 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बीजेपी शासित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार देर शाम से शुरू हुई तेज बारिश का सिलसिला सोमवार सुबह तक जारी रहा। भारी बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। लगातार हुई बारिश की वजह से प्रमुख चौराहे भी तालाब में तब्दील हो गए। आलम यह था कि सोमवार सुबह जब लोग दफ्तर जाने के लिए घरों से बाहर निकले तो उनका सामना घरों के बाहर की गली से लेकर प्रमुख चौराहों तक जल भराव से हुआ। मानसून की दस्तक के साथ ही देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश शुरू हो गई। अब तो ये हालात है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम समेत कई राज्य बाढ़ का सामना कर रहे हैं। पानी से तरबतर होते लोगों के खेत और घर भी जलमग्न हो गए हैं। गुजरात में 70 और महाराष्ट्र में 83 लोगों की जान जा चुकी है। यही हाल असम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश समेत कई और राज्यों का है। हर साल देश में यही देखने को मिलता है, लेकिन आज तक राज्य सरकारों की तरफ से कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। विकास का दंभ भरने वाली बीजेपी के शासन वाले राज्यों में तो हालात सबसे ज्यादा गंभीर हैं। गुजरात में बाढ़ आई हुई है, हर तरफ पानी ही पानी है और गुजरात की बीजेपी सरकार इन हालात पर बेबस नजर आ रही है। गुजरात के विकास के मॉडल को लेकर अब मोदी सरकार और राज्य की बीजेपी सरकार बुरी तरह घिर गई है। जाहिर है इसका असर आगामी चुनावों पर भी पड़ेगा। वहीं इस वक्त बिहार में भी बीजेपी की हालत काफी खराब है और इसका असर बिहार की सत्ता पर पड़ सकता है। दरअसल जेडीयू और बीजेपी के बीच लंबे समय से मनमुटाव देखने को मिल रहा है और अब तो कुछ ऐसा हो गया जिसने इस कोल्ड वॉर को जग जाहिर कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। राजनीति में अक्सर पोस्टर पॉलिटिक्स विरोधी दलों के बीच छिड़ती है, लेकिन बिहार में तो पीएम मोदी के स्वागत का पोस्टर जेडीयू और बीजेपी के बीच दरार की वजह बनता नजर आ रहा है। दरअसल पीएम मोदी आज बिहार और झारखंड के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने झारखंड के देवघर में 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट एम्स के भवन और एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के अलावा कई अन्य प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया।
इसके बारे में भारत सरकार ने अलग अलग अखबारों में विज्ञापन भी दिए हैं। इसके अलावा झारखंड सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में अलग से विज्ञापन दिया गया है। लेकिन पटना में गठबंधन की सरकार होने के बावजूद पटना के किसी भी अखबार में नीतीश कुमार सरकार का ऐसा कोई विज्ञापन नहीं दिखा। बिहार विधानसभा परिसर में पहली बार कोई प्रधानमंत्री आ रहे हैं और इस कार्यक्रम को वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के प्रभाव का परिणाम बताया जा रहा है। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से भी अखबारों में कोई विज्ञापन नहीं है। इससे साफ है कि सरकार और विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में तालमेल का अभाव है। वहीं जनता दल यूनाइटेड के कई वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि विज्ञापन न होना एक मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन ऐसा कहना कि ये जानबूझकर किया गया है अतिशयोक्ति होगी। जेडीयू नेताओं का दावा है कि प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा अध्यक्ष के निमंत्रण पर आ रहे हैं और पूरा विधानसभा सचिवालय काफी सक्रिय है। राज्य सरकार के विभागों से जो भी सहयोग अपेक्षित था उसे पूरा किया गया है, लेकिन ये एक चूक हो गई। अब भले ही जेडीयू के नेता इसे चूक बता रहे हैं, लेकिन ये भूल बीजेपी और जेडीयू के बीच मनमुटाव की ओर इशारा कर रही है। ये दरार सरकार को भी संकट में ला सकती है। अगर ऐसा हुआ तो नीतीश महागठबंधन के साथ जाने में जरा भी नहीं कतराएंगे, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा। पीएम के दौरे से पहले उनके स्वागत में एक भी अखबार में कोई इश्तेहार नहीं छपवाया गया। अब ये सीएम नीतीश की चूक है या जानबूझ के किया गया, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसने बता दिया कि बिहार में कुछ भी ठीक नहीं है। वैसे ठीक तो बीजेपी शासित एक और राज्य कर्नाटक में भी कुछ नहीं चल रहा है और अब राज्य के पूर्व सीएम येदियुरप्पा को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सभी को हैरान कर दिया। देखिए रिपोर्ट में। कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस शुरू करने वाले बीजेपी के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा पार्टी छोड़ने का मन बना रहे हैं। उनकी नजदीकियां कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के साथ बढ़ती जा रही हैं। अगले महीने सिद्धारमैया का जन्मदिन है और इस दिन सिद्धारमैया और येदियुरप्पा एक मंच पर दिखाई देंगे। येदियुरप्पा ने कार्यक्रम में आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। सिद्धारमैया समर्थकों ने इसकी तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। बीजेपी के तमाम नेता येदियुरप्पा को मनाने में जुटे हैं कि वो सिद्धारमैया के कार्यक्रम से दूरी बना लें, लेकिन येदियुरप्पा ने कार्यक्रम से दूरी बनाने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। इस बीच सिद्धारमैया और बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी के बीच भी लड़ाई तेज हो गई है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने तंज कसते हुए सिद्धारमैया के जन्मदिन को सिद्धारमोत्सव बताया है, जिसके जवाब में सिद्धारमैया ने प्रहलाद जोशी को ही घेर लिया है। सिद्धारमैया ने कहा प्रहलाद जोशी ने ही साजिश रचकर येदियुरप्पा को सीएम पद से हटवाया था। उन्होंने कहा येदियुरप्पा ने 4 दशकों तक खून और पसीने से पार्टी का निर्माण किया। किसने उन्हें घेरा था? किसकी साजिश से उन्हें जेल भेजा गया और पार्टी के सत्ता में रहते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया? बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उनके खिलाफ ऑपरेशन कमल किसने चलाया? क्या प्रहलाद जोशी इसमें शामिल नहीं है? साफ है कि कांग्रेस नेता का दाव बीजेपी पर बहुत भारी पड़ रहा है। येदियुरप्पा अगर चुनावों से पहले बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए सत्ता बचाना तो दूर, मुख्य विपक्षी दल बनना भी मुश्किल हो जाएगा। 2013 के विधानसभा चुनावों में येदियुरप्पा की नाराजगी का नुकसान बीजेपी उठा चुकी है, जब पार्टी सत्ता से सीधे विपक्ष में पहुंच गई थी। पार्टी को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा तक नहीं मिल पाया था, क्योंकि तब बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। येदियुरप्पा को हटाने के लिए बीजेपी ने बड़ी साजिश रची थी, इसका खुलासा हो चुका है। अब इस खुलासे के बाद बीजेपी में बगावत के आसार हैं। बगावत करवाने की कोशिश तो वैसे बीजेपी ने की थी, वो भी गोवा कांग्रेस में, लेकिन बीजेपी अपनी इस प्लानिंग में फेल हो गई। कैसे बीजेपी हुई फेल, देखिए ये रिपोर्ट। गोवा में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस पूरी तरह से फेल हो गया है। कांग्रेस के नाराज विधायकों को अपने पाले में करने की बीजेपी की कोशिश नाकाम हो रही है। कांग्रेस अपने विधायकों की नाराजगी दूर करने में सफल हो गई। पार्टी में बगावत के संकेत मिलते ही पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुकुल वासनिक को गोवा भेजा था। देर रात गोवा में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 11 में से 10 विधायक शामिल हुए। इनमें से पूर्व सीएम दिगंबर कामत और माइकल लोबो का नाम भी है। इन दोनों की विधानसभा सदस्यता को रद्द कराने का ऐलान कांग्रेस की ओर से किया गया था, लेकिन कामत और लोबो दोनों ही दावा कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ हैं। मुकुल वासनिक ने दावा किया कि सत्ताधारी पार्टी गोवा कांग्रेस में फूट डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं। कांग्रेस के विधायकों ने भी वासनिक के दावे का समर्थन करते हुए कहा कि पार्टी में सब कुछ सही है और वे पार्टी के साथ हैं। इस बीच पार्टी ने लोबो को नेता प्रतिपक्ष के पद से भी हटा दिया है। गोवा में ऑपरेशन लोटस फेल होने के बाद अब बीजेपी भी बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही है। राज्य के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के विधायक दल में बगावत की कोशिश में बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। प्रमोद सावंत भले ही दावा कर रहे हो कि कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की कोशिश बीजेपी नहीं कर रही है, लेकिन ये भी दावा
किया जा रहा है कि अभी कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, जिस कारण से कांग्रेस गोवा को लेकर अभी भी सतर्क बनी हुई है। 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में कांग्रेस के 11 विधायक हैं और दावा किया जा रहा है कि इनमें से 8 से 10 विधायक बीजेपी के साथ जाने की तैयारी में हैं। गोवा मामलों के प्रभारी दिनेश गुंडूराव के निर्देश पर जब रविवार को बैठक की गई थी तो पार्टी के 5 विधायक संपर्क में नहीं थे। इसके बाद मुकुल वासनिक को दिल्ली से पणजी भेजा गया और पार्टी अपने विधायकों को मनाने में कामयाब रही। कांग्रेस ने अपनी रणनीति से बीजेपी के खेल को बिगाड़ दिया और अब कांग्रेस हिमाचल और गुजरात चुनाव पर फोकस कर रही है और कांग्रेस ने इन चुनावों के लिए जो प्लानिंग की है उससे बीजेपी के लिए सत्ता की राह मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने इन चुनाव में जीत के लिए बड़े फैसले लिए हैं। क्या है कांग्रेस के फैसले, देखिए इस रिपोर्ट में। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में है। हिमाचल और गुजरात में कांग्रेस हर हाल में सत्ता वापसी की कोशिश में जुट गई है। 1995 के बाद कांग्रेस गुजरात में अपने दम पर अब तक सरकार नहीं बना सकी है। वहीं हिमाचल में 2017 में हुए चुनाव में पार्टी को सत्ता गंवानी पड़ी थी। यही कारण है कि इस साल होने वाले इन दोनों राज्यों के चुनाव को लेकर पार्टी खुद को रणनीतिक तौर पर मजबूत कर रही है, जिसको लेकर पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई है, जिसमें आगामी गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर जानकारी दी गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गुजरात चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। उनके साथ छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव और युवा नेता मिलिंद देवड़ा पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक होंगे। भूपेश बघेल का साथ देने के लिए सचिन पायलट और प्रताप सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। आपको बता दें कि वर्तमान में कांग्रेस 2 राज्यों में अपने दम पर सत्ता में है, जबकि झारखंड और तमिलनाडु जैसे राज्यों में कांग्रेस गठबंधन में है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से है। हालांकि दोनों ही राज्यों में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, जो कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के इरादे से चुनाव लड़ रही है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इसलिए कांग्रेस आप के खिलाफ खास रणनीति के तहत काम कर रही है। अब कांग्रेस की ये तैयारी उसे जीत दिला पाती है या नहीं, इसका सबसे ज्यादा दारोमदार अशोक गहलोत और भूपेश बघेल पर होगा। यानी हिमाचल और गुजरात में कांग्रेस को जीत दिलाने की जिम्मेदारी अब गहलोत और बघेल के कंधों पर है। अब कांग्रेस का ये फैसला क्या रंग लाता है, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन आज शिवसेना ने एक फैसला लिया जिसने सभी को चौंका दिया। दरअसल पार्टी ने एनडीए उम्मीदवार मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। आखिर क्यों उद्धव ने लिया ये फैसला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में लंबे वक्त से चल रहा सियासी संकट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद अब राष्ट्रपति चुनाव ने राज्य का सियासी पारा गरमा दिया है। उद्धव ठाकरे गुट ने भी अब एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का फैसला लिया है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जारी सियासी सरगर्मी के बीच विपक्ष के लिए ये बड़ा झटका है। शिवसेना में उद्धव गुट के ज्यादातर सांसद द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने के पक्ष में हैं। उद्धव ठाकरे की बुलाई बैठक में सोमवार को इस पर मंथन हुआ था। हालांकि सभी सांसद बैठक में नहीं पहुंचे थे। बैठक में मौजूद सांसदों ने एक आवाज में कहा कि उन्हें द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए। इस मामले में संजय राउत पूरी तरह अलग थलग पड़ गए। बैठक में सिर्फ संजय राउत ही थे जिन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के समर्थन की बात कही थी। वहीं संजय राउत ने मंगलवार सुबह साफ किया कि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का समर्थन किया है। द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने के उद्धव ठाकरे के फैसले के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में उद्धव ठाकरे ने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि अब सांसद भी बगावती स्वर अपना चुके हैं। सांसदों में संजय राउत की गैर जरूरी बयानबाजी का भी विरोध हो रहा है। इस मामले में अब तक कांग्रेस और एनसीपी का कोई बयान नहीं आया है। एनसीपी चीफ शरद पवार आज इसको लेकर एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि ये देखना अहम है कि जनभावना क्या है। ये पहला मौका नहीं है जब शिवसेना ने अपने गठबंधन से इतर उम्मीदवार का समर्थन किया है। इससे पहले 2007 में भी शिवसेना ने एनडीए में रहते हुए यूपीए के कैंडिडेट प्रतिभा पाटिल को समर्थन किया था। तब उसने मराठी नेता के नाम पर प्रतिभा पाटिल का समर्थन किया था। इसके बाद 2012 में उसने प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था। अब शिवसेना महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, तो उसने एनडीए कैंडिडेट के समर्थन का ऐलान किया है। और बुलेटिन के आखिर में बात देश में बढ़ते पुलिस राज पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता की।
भारतीय जेल में बंद करीब 70% कैदियों के मामले विचाराधीन हैं, यानी उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। इन कैदियों में कई तो लगभग उतनी सजा काट चुके हैं जितनी सजा जो आरोप उन पर लगे हैं उसमें दोष सिद्ध होने पर मिल सकती है। विचाराधीन कैदियों की जेल में बढ़ती संख्या और गिरफ्तारी पर पुलिस की बढ़ती मनमानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कठोर टिप्पणी की है, साथ ही सरकार को भी इसे लेकर निर्देश दिए हैं। तो और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। भारत की लगभग हर जेल में क्षमता से ज्यादा कैदी हैं और इनमें सबसे ज्यादा संख्या विचाराधीन कैदियों की है, जिसे लेकर सवाल उठते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इसे लेकर समय समय पर चिंता जता चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत को कभी भी एक पुलिस स्टेट नहीं बनना चाहिए जहां जांच एजेंसियां औपनिवेशिक युग की तरह काम करें। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुंदरेश की बेंच ने केंद्र सरकार से जमानत को लेकर नया कानून बनाने पर विचार करने को कहा, खासतौर से उन मामलों में जहां दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल की जेल का प्रावधान है। अदालत ने सभी हाईकोर्ट से उन विचाराधीन कैदियों का पता लगाने को भी कहा जो जमानत की शर्तों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। ऐसे कैदियों की रिहाई के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में जेल विचाराधीन कैदियों से भरी पड़ी है। ऐसे कैदियों में गरीब और अनपढ़ लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। इनको देखकर लगता है कि अंग्रेजी शासन वाली मानसिकता में हम आज भी जी रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार को दर्शाता है। पुलिस अधिकारी का काम है कि वे गिरफ्तारी के कारणों को लिखे। जांच एजेंसियां हमारे पुराने आदेशों का पालन नहीं कर रही है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसियां CRPC की धारा 41A का पालन करने के लिए बाध्य हैं, जिसमें आरोपी को पुलिस अधिकारी के समकक्ष पेश होने का नोटिस जारी करना होता है। दरअसल CRPC की धारा 41 में पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट ऑर्डर या वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, जबकि 41A में पुलिस अधिकारी के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बजाय नोटिस दिए जाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन अधिकांश मामलों में पुलिस 41A का प्रयोग गिरफ्तारी के लिए करने लगी है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।